बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट कोई मुझे कंफर्म कर दे कि मेरी आवाज़ आ रही है आपको। एनीवन मुझे कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी कंफर्म कर दें मुझे। यस सर, आ रही है आपकी आवाज। क्लियर है? यस सर। ओके। अच्छा जी, कल मैं बात कर रहा था, हमने एक इनिशियल डिस्कशन कर ली थी बैंक रिकॉन्सिलिएशन के ऊपर, जिसे हम BRSV कहते हैं। कल मैंने बताया था बैंक रिकॉन्सिलिएशन बेसिकली एक टूल है जिसके जरिए हम वक्ती तौर पर अपने और बैंक बैलेंस के दरमियान जो डिफरेंस है उसको एलेबोरेट करते हैं। एलेबोरेट करने का मतलब ये होता है, बताते हैं कि भी हमारा बैलेंस इतना है और बैंक का बैलेंस इतना है और हमारे और बैंक के बैलेंस में इन इन वजूहात की वजह से फर्क है। तो ये वो टूल है, ये कोई बुक ऑफ अकाउंट नहीं है। ये एक 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 समरी, एक डिटेल है जो कि आमतौर पर अकाउंटेंट्स जो हैं वो मंथ एंड के ऊपर बनाते हैं, क्योंकि मंथ एंड के ऊपर आप बैंक रिकॉन्साइल करते हैं तो आमतौर पर कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं जिनको कि हम उस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के जरिए एलेबोरेट कर लेते हैं। अच्छा, ये डिफरेंसेस दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं एरर्स एंड ओमिशन ऑफ कैश बुक। अब कल मैं बता चुका हूं कि हमारा बैंक बैलेंस कहाँ मेंटेन होता है, कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम बनता है ना, और बैंक के रिकॉर्ड में हमारा बैलेंस कहाँ मेंटेन होता है उसे हम पासबुक कहते हैं। ठीक है, पासबुक कह लें, पैसबुक कह लें, जैसे मर्जी कह लें। ठीक है, तो ये जो मेरे, अब मैं मेरे तेरे की बजाय मैं कैश बुक और पासबुक बोलूंगा। अंडरस्टैंड? पासबुक को बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं, पासबुक को बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं, और कैश बुक को बैंक बुक भी कहते हैं। ये जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूं इनका समझना बहुत जरूरी है। कैश बुक का अल्टरनेट नेम क्या है? बैंक बुक। और पासबुक का अल्टरनेट नेम क्या है? बैंक स्टेटमेंट। क्लियर? ओके। कैश बुक और पासबुक के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं इसकी बेसिकली तीन वजूहात हो सकती हैं। नंबर वन, ये मैं यहां लिखने लगा हूं। नंबर वन, एरर एंड omission in cash book। एरर एंड omission in cash book, इसका मतलब क्या है? कैश बुक में हमसे कोई गलती हो जाए, इंसान है यार, गलती हो गई या ओमिट कर दिया, एक एंट्री की नहीं है, मैंने गलत एंट्री की लेकिन बैंक ने तो गलत एंट्री नहीं की, लिहाजा मेरे और बैंक के बैलेंस के दरमियान फर्क आ गया। ठीक है, मैंने 5,000 की पेमेंट थी कैश बुक में जो कि बैंक से हुई, मैंने उसे लिखते हुए 500 लिख दिया। अब बैंक के पास तो वो चेक 5,000 का ही गया ना, तो बैंक ने तो 5,000 ही मेरे अकाउंट से निकाला होगा, ऑफ कोर्स। लेकिन मेरी किताब क्या शो करने लगी, कैश बुक, कि जैसे 500 रुपया निकाला गया है, लिहाजा मेरे और बैंक के बैलेंस के दरमियान 4500 का डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। मेरा बैलेंस 4500 कम आ रहा, ज्यादा आ रहा होगा, बैंक के पास 4500 कम आ रहा होगा। बैंक सही होगा, मैं गलत होऊंगा, ये मेरी एरर है। तो पहली वजह मेरे और बैंक के बैलेंस के दरमियान, कैश बुक और पासबुक के बैलेंस के दरमियान डिफरेंस की पहली वजह जो है वो क्या है? एरर इन द कैश बुक। दूसरी वजह क्या है? ओमिशन। इसी को मैंने इकट्ठा कर दिया, ओमिशन इन द कैश बुक। ओमिशन का मतलब एंट्री करना ही भूल गया। बैंक ने बैंक चार्जेस काटे हमारे अकाउंट से, उनके पास हमारे पैसे होते हैं, हमने कोई बैंक स्टेटमेंट मंगवाई, कोई सर्टिफिकेट मंगवाया, कोई पे ऑर्डर बनवाया, बैंक ने मेरे अकाउंट से 500 रुपया काट लिया। अब बैंक में मेरा बैलेंस कम हो गया 500 से पासबुक के अंदर, लेकिन मैंने वो एंट्री नहीं की, मैं ओमिट कर गया। ओमिट का मतलब भूल जाना।
तो इसकी वजह से भी मेरे और बैंक के बैलेंस के दरमियान फर्क आ जाएगा। बैंक का बैलेंस 500 कम होगा, कैश बुक के मुताबिक बैंक का बैलेंस 500 ज्यादा होगा। समझ आनी चाहिए। ओके। उसके बाद जो दूसरी रीजन है वो है एरर ऑफ द बैंक। एरर एंड ओमिशन भी चलो लिख लेते हैं। आमतौर पर ओमिशन होती नहीं है इन पासबुक। यार बैंक वाले लोग भी तो इंसान है ना, वो भी तो गलती कर सकते हैं। कई दफा ऐसा होता है बैंक ने मेरा चेक किसी के और के अकाउंट में डाल दिया, हाँ वो गलती पकड़ी जरूर जाती है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है भाई, होता है। 1 महीने बाद बैंक को पता चला, उन्होंने रेक्टिफिकेशन कर दी। तो बैंक कोई गलती कर देगा या बैंक कोई एंट्री करना भूल जाएगा, हमने वो गलती नहीं की होगी या हमने वो एंट्री की होगी और बैंक ने वो नहीं की होगी, तो भी डिफरेंस आएगा। बैंक की कोई गलती होगी और हमने तो वो गलती नहीं की होगी, फर्ज कर लें, तो फिर भी मेरे और बैंक बैलेंस के दरमियान डिफरेंस आ जाएगा। यानी मेरे में जब कहता हूं तो इट मींस कैश बुक होती है और बैंक बैलेंस जब कहता हूं तो इट मीन पास बुक होती है। मसलन बैंक ने किसी और का चेक 1000 का मेरे अकाउंट में जमा कर दिया, अब मेरा बैलेंस बढ़ गया बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक, लेकिन मैंने तो वो एंट्री नहीं की होगी, ये तो गलती बैंक ने की हुई है। गलती से मेरा बैलेंस 1000 पैसे बढ़ा दिया, लेकिन मेरा बैलेंस 1000 पैसे क्या हो रहा होगा? कम हो रहा। अंडरस्टैंड कर गए बात को? इस तरह बैंक कोई गलती कर दे, उसने वही बात, उसने 6000 की बजाय 600 का चेक आउट कर दिया मेरे अकाउंट से, मैंने तो 6000 ही की एंट्री की होगी, तो मेरे और बैंक बैलेंस के दरमियान फर्क आना शुरू हो जाए। तो दूसरी वजह मेरे और बैंक बैलेंस के दरमियान डिफरेंस की क्या है? एरर और ओमिशन ऑफ दी पासबुक है। ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं, आज की जो मेरी डिस्कशन है, ये सारे चैप्टर के ऊपर भारी है जो कुछ यहां लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद बैंक रिकॉन्सिलेशन हो सकती है, अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, ये जो लाइनें शाने लिखी हुई हैं किताब की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, पढ़ेंगे उसको। ओके। तीसरी रीजन मेरे और बैंक बैलेंस के दरमियान जो है डिफरेंस की क्या हो सकती है, उसे हम बोलते हैं टेम्पोरेरी डिफरेंसेस। टेम्परेरी डिफरेंसेस उन एंट्रीज की वजह से होता है जो जिसमें मेरे और बैंक के रिकॉर्ड के अंदर एंट्री करने के टाइम का फर्क होता है। जाहिर है मैं एंट्री और टाइम पे करूंगा, बैंक अगर और टाइम पे करेगा, तो जितने दिन मैंने पहले एंट्री की होगी बैंक ने बाद में की होगी, जितने दिन बैंक वो एंट्री नहीं करेगा उतने दिन मेरे और बैंक के बैलेंस के दरमियान फर्क रहेगा। ठीक है। फर्ज करें मुझे कॉलेज वाले लेक्चर फी का चेक देते हैं, टिप्स कॉलेज वाले 1.5 लाख रुपए का, इतने देते नहीं है वैसे, 1.5 लाख रुपए का चेक इन्होंने मुझे दिया, मुझे अकाउंटेंट ने दिया, सर ये आपका चेक है। अकाउंटेंट क्या करेगा, उसी वक्त कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम में उसे पेमेंट डाल देगा। एग्री करते हैं ना कि ये चेक पे कर दिया? जब वो पेमेंट डालेगा, तो जो ही वो पेमेंट डालेगा, कैश बुक के अंदर बैंक बैलेंस 1.5 लाख से कम हो गया। ठीक है, क्योंकि एंट्री हो गई। अब मुझे वो इन्होंने चेक दिया, मुझे एक मीटिंग के लिए, इमरजेंसी के लिए मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ गया। मैं इस्लामाबाद गया, चेक मेरी पॉकेट में था, मेरे बैग में था। मैं 8-10 दिन इस्लामाबाद रहा और इतना बिजी रहा, मैं चेक के बारे में ख्याल भी नहीं हुआ मेरा। अब वो 8-10 दिन बैंक के पास तो 1.5 लाख का चेक कोई नहीं लेके गया, मेरे अकाउंट से तो पैसे बैंक में से तो नहीं निकले, यानी कॉलेज के अकाउंट से तो पैसे नहीं निकले, लेकिन कॉलेज की कैश बुक शो कर रही है कि कॉलेज के अकाउंट से 1.5 लाख रुपया 10 दिन पहले निकल गया। बैंक के अंदर वो एंट्री जब तक नहीं होगी, बैंक में कब तक नहीं होगी, जब तक मैं वो चेक बैंक में नहीं भेजूंगा।
बैंक तो उस दिन एंट्री करेगा। लिहाजा कैश बुक अपनी जगह सही है कि जी हमने चेक दे दिया, बैंक अपनी जगह सही है कि जी मेरे से तो पैसे को नहीं लेने आया। बैंक मेरा बैलेंस कैसे कम, कॉलेज का बैलेंस कैसे कम कर सकता है? मेरा नहीं, कॉलेज का बैलेंस कैसे कम कर सकता है? लिहाजा कॉलेज के और बैंक के बैलेंस के दरमियान अगर और बाकी सारी चीजें टैली हैं तो कम से कम इस 1.5 लाख की वजह से 10 दिन फर्क रहेगा। पासबुक के अंदर कॉलेज का बैलेंस, बैंक बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा, कैश बुक के अंदर बैंक बैलेंस जो है वो कम आ रहा होगा। ये वाला जो डिफरेंस है इसे हम टेम्पररी डिफरेंस कहते हैं, ये आर्जी डिफरेंस, और ये दोनों लोग अपनी जगह पर ठीक है। ठीक है, ऐसे चेक जो हम लोगों को दें, ऐसे चेक जो हम लोगों को पे कर दें, जो कॉलेज लोगों को पे कर दे और लोग उन्हें उनके जाके बैंक में पैसे ना लें, उन चेक्स को हम अनप्रेजेंटेड चेक्स कहते हैं। तो टेम्परेरी डिफरेंसेस की एक वजह अनप्रेजेंटेड चेक्स है। ठीक हो गया जी? क्या कहते हैं हम इनको? अनप्रेजेंटेड चेक्स, चेक्स ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, डिफरेंट नाम है। ये मैंने प्रेजेंट नहीं किया, जुनेद सुबहानी ने प्रेजेंट नहीं किया, जिसकी वजह से कॉलेज की कैश बुक में बैंक का बैलेंस और बैंक की पासबुक में कॉलेज के बैलेंस में क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा 1.5 लाख रुपए का। ये टेम्परेरी डिफरेंस है। इसके अलावा कॉलेज को किसी ने चेक दिया, किसी स्टूडेंट ने फीस का चेक दिया, किसी स्टूडेंट के फादर बाय चेक फीस भेजते हैं, वो बच्चा इधर आया, उसने आके चेक जमा करा दिया, अकाउंटेंट साहब ने जो ही वो चेक आया उन्होंने कैश बुक के अंदर उसकी एंट्री कर ली, और जो रनर था, बैंक बॉय था जो बैंकों में आता जाता लड़का, उससे दे दिया कि भाई ये चेक बैंक में जमा कराओ। अब वो जो रनर था वो चेक लेकर भूल गया। सिस्टम होगा, ऐसे नहीं होना चाहिए लेकिन ऐसा हो सकता है, मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं। वो चेक लेकर उसे बैंक में डालना भूल गया। अकाउंटेंट ने क्या किया, जो ही उसने उस बैंक बॉय को चेक दिया कि भाई जाके जमा कराओ, अकाउंटेंट ने कैश बुक की रिसीट साइड पर बैंक बैलेंस बढ़ा लिया। ऑफ कोर्स वो कहेगा चेक बैंक में जमा करा दिया, लेकिन वो जो हमारा रनर है उसने चेक अपने पास रखा, हफ्ता अपने पास रखा, बीमार हो गया, कोरोना हो गया, अल्लाह माफ करे, कुछ हो गया। अब वो एक हफ्ता कैश बुक ये शो कर रही है कि हमने पैसे बैंक में जमा करा दिए, और पैसे बैंक में जमा ही नहीं हुए। इसमें मैं अपनी जगह सही हूं, बैंक अपनी जगह सही है। या ऐसा कर लें कि वो चेक मुझे मिला, मैंने बैंक में डाल दिया, फर्ज कर लें उसी दिन डाल दिया, लेकिन बैंक क्या करता है, वो पैसे बैंक के पास थोड़ी पड़े होते हैं कि बैंक उठा के हमारे अकाउंट में डाल देता है। वो स्टूडेंट था साहिवाल का, उसका बैंक था हबीब बैंक, हमारा बैंक था अल-फलाह बैंक। वो मैंने अपने अल-फलाह में जमा कराया, मेरे अल-फलाह ने उसे क्लियरिंग फंक्शन में भेजा शाम में, स्टेट बैंक में, उन्होंने साहिवाल भेजा अल-फलाह में, साहिवाल अल-फलाह ने हबीब बैंक अल-फलाह से पैसे कलेक्ट किए, और फिर ये रिवर्स होते मेरे। तो इसके अंदर हमें 2-3 दिन लग सकते हैं। गो के अभी इंटरनेट बैंकिंग है, ऑन एन आई क्लिक आप मिलियंस ऑफ पाउंड्स जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, बट स्टिल इट हैपन्स कि जब आप कोई चेक बैंक में जमा कराते हैं तो उसकी अमाउंट को कलेक्ट आपके अकाउंट में आने में 3-4 दिन 5 दिन लग सकते हैं। ऐसे जो चेक होते हैं उनकी वजह से भी जितने दिन बैंक पैसे कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में नहीं डालता, उतने दिन मेरे और बैंक के बैलेंस के दरमियान फर्क रहेगा। जब बैंक चेक लेता है तो बैंक कोई एंट्री नहीं करता अपने बुक्स में, पासबुक में। वो जब वो चेक बेचता है, उसके पैसे आते हैं, तब बैंक हमारे अकाउंट के अंदर पैसे जो है वो जमा करता है। और अगर खुदा ना खास्ता चेक डिसऑनर हो जाए, अभी बताता हूं डिसऑनर का क्या मतलब है,
यानी उस चेक के पैसे ना आए, मतलब जिन साहब ने मुझे चेक दिया था, बैंक ने उनके बैंक को भेजा, वहां से पता चला जी उनके तो अकाउंट में पैसे ही नहीं है, या उनके सिग्नेचर गलत हैं, या डेट गलत लिखी हुई है, या चेक फटा हुआ है, या चेक के ऊपर कटिंग विदाउट सिग्नेचर हुई हुई है। ये वजूहात हैं चेक डिसऑनर होने की, जो मैंने अभी वन गो में आपको बता दी। वो चेक वापस आ जाता है। तो जब बैंक चेक हमें वापस करता है, तब भी बैंक एक एंट्री करता है। वो एंट्री क्या करता है? अब मेरे अकाउंट को डेबिट भी कर देता है, क्रेडिट भी कर देता है, ताकि मूवमेंट शो हो कि चेक आया और वापस चला गया। और अगर पैसे आएंगे तो फिर सिर्फ बैंक हमारे अकाउंट को क्या करेगा? बैंक हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर देगा, क्योंकि वो बैंक की लायबिलिटी है। मेरे पैसे बैंक की लायबिलिटी है ना, बैंक ने मुझे वापस करने हैं, तो वो बैंक मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। अगर पैसे आ गए तो क्रेडिट कर देगा, अगर चेक डिसऑनर हो गया तो क्रेडिट भी करेगा और उसी टाइम डेबिट भी कर देगा। यानी चेक आया और फर्क हो गया, वो आपस में डेबिट क्रेडिट कैंसिल होकर मेरे अकाउंट में नील इफेक्ट चला गया। ठीक है, तो डिसऑनर के ऊपर भी बैंक एक एंट्री करता है, लेकिन कब? जब चेक की डिसऑनर कंफर्म होती है। ये बात याद रखिएगा, मैं किसी क्वेश्चन में ये वाला नॉलेज यूज करूंगा। अब डिसऑनर से जरा हट जाते हैं। वो चेक साहिवाल गया आया, इस काम के अंदर 4-5 दिन लग जाते हैं। 4-5 दिन मेरी कैश बुक के अंदर बैलेंस ज्यादा नजर आ रहा होगा, बैंक की पासबुक के अंदर मेरा बैलेंस कम नजर आ रहा होगा। मेरे और बैंक के बैलेंस के दरमियान दूसरा टेम्परेरी डिफरेंस जो है, वो ये वाले चेक्स होते हैं जो लोग हमें देते हैं, हम उन्हें बैंक में डालते हैं, लेकिन बैंक ने अभी पैसे वहां से लेके हमारे अकाउंट में नहीं डाले होते। ऐसे चेक्स को हम अनकलेक्टेड चेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनकलेक्टेड चेक्स। तो मेरे और बैंक बैलेंस के दरमियान डिफरेंस की दूसरी रीजन जो टेम्परेरी डिफरेंस की जिम्रे में आती है, वो क्या है? अनकलेक्टेड चेक्स। इन्हें क्या बोलते हैं हम? अनकलेक्टेड चेक्स। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। इन्हें हम, इनके बड़े नाम हैं, इन्हें हम अनक्लियर्ड चेक्स भी कहते हैं। इन्हें हम अनक्रेडिटेड चेक्स भी कहते हैं, जिन्हें बैंक ने हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया। ठीक है, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, ये तो सिंपल बात है, ये भी कहते हैं। तो मेरे और बैंक के बैलेंस के दरमियान जो डिफरेंस है, उसकी जो वजूहात हैं, उनको इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। इसके अंदर अगर हम थोड़ी सी तवज्जो करें तो ये वाली जो 2 वजूहात हैं, ये वाली जिसको मैं ये ब्लैक के साथ रेक्टेंगल शेप में मेंशन कर रहा हूं, ये वो वजूहात हैं जिनमें या तो हम सही हैं अपनी जगह पर, या वो गलतियां हमारी वजह से नहीं हुई। ये जो एरर और ओमिशन है, ये हमारी वजह से तो नहीं, ये बैंक की है। पासबुक का मतलब है बैंक के अंदर जो हुई, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये बैंक ने सही करनी है। टेम्परेरी डिफरेंसेस ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, जिनको मैंने अनप्रेजेंटेड चेक दिए हैं वो प्रेजेंट करेंगे तो बैलेंस टैली हो जाएगा, मेरे कंट्रोल में तो नहीं है। अनकलेक्टेड जो मैंने जमा कराए हैं, जब बैंक कलेक्ट करेगा या मुझे बताएगा कि डिसऑनर हो गए हैं तो हम टैली हो जाएंगे, ये भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये वाली जो वजूहात हैं, यानी बैंक की एरर या अनप्रेजेंटेड चेक और अनकलेक्टेड चेक, ये 3 चीजें। ठीक है, एरर ऑफ द बैंक नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये जो 3, ये मैं रेक्टेंगल बनाई है ब्लैक से, ये जो 3 वजूहात हैं, ये रियल रिकॉन्सिलेशन आइटम है। क्या कह रहा हूं? ये रियल जेन्युइन रिकॉन्सिलेशन आइटम है। और वो जो ऊपर वाली रीजन है, ये वाली, ये जिसको मैं येलो के साथ ब्लॉक कर रहा हूं, ये वाली जो है, ये वाली जो रीजन है, ये जेन्युइन रिकॉन्सिलेशन आइटम नहीं है। ठीक है, ये हमारी गलती है। ठीक है, अब जरा देखिए, रिकॉन्सिलेशन बनाने के भाई 2 तरीके हैं, ये भी बात बड़ी तवज्जो तलब है। रिकॉन्सिलेशन बनाने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, करेक्ट योर सेल्फ एंड देन
मेक अ रिकॉन्सिलेशन विद करेक्ट बैलेंस। बिल्कुल जेन्युइन बात, ये जेन्युइन रिकॉन्सिलेशन मेथड है कि अगर मेरी कोई गलतियां हैं, पता चल गई हैं, तो पहले मैं अपनी कैश बुक के अंदर उन गलतियों को ठीक करूं और फिर मेरा जो करेक्ट बैलेंस आएगा उसको मैं बैंक बैलेंस के साथ रिकंसाइल करूं। उसके और बैंक के दरमियान फिर अगर कोई फर्क होगा तो वो या बैंक की एरर होगी, या वो अनप्रेजेंटेड चेक होंगे, या वो अनकलेक्टेड चेक होंगे। एग्रीड? जेन्युइन रिकॉन्सिलिएशन मेथड ये है कि फर्स्ट करेक्ट योरसेल्फ and then reconcile the difference with the bank with corrected balance। दो तीन मेरी गलतियां हैं, मैं पहले उन्हें सही कर लूं, मेरा एक नया बैलेंस निकल आएगा सही। फिर भी मुमकिन है मेरे और बैंक बैलेंस के दरमियान फर्क रहे। वो मुमकिनात क्या हैं? वो ये तीन वजूहात हैं जो मैंने आपको ये रेक्टेंगल में बताई हैं। ठीक है, वो ये तीन वजूहात हो सकती हैं कि जी या तो बैंक की को गलती है वो जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, या अनप्रेजेंटेड चेक है मेरे कंट्रोल में नहीं है, या अनकरेक्टेड चेक है मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो जेन्युइन रिकॉन्सिलिएशन मेथड ये है कि पहले कैश बुक को करेक्ट करें और फिर उस करेक्टेड कैश बुक को रिकंसाइल करें बैंक के बैलेंस के साथ। और टेम्परेरी रिकॉन्सिलिएशन कैसे बनती है? आरजी रिकॉन्सिलिएशन, इमीडिएट रिकॉन्सिलिएशन कह रहे हैं, टेम्परेरी का वर्ड यहां यूज हुआ है, मैं खुद से ये वर्ड ऐड कर रहा हूं। इमीडिएट रिकॉन्सिलिएशन कैसे बनेगी? उसको पहले को मैंने क्या नाम दिया? जेन्युइन रिकॉन्सिलिएशन, जिसमें पहले करेक्शन ऑफ द कैश बुक होगी एंड देन वी विल रिकंसाइल द करेक्टेड बैलेंस विद द पासबुक। जेन्युइन रिकॉन्सिलिएशन। और इमीडिएट रिकॉन्सिलिएशन क्या है कि मेरा गलत मलत जो भी बैलेंस है वो मैं पकड़ूं और मैं कहूं कि अच्छा ऐसे कर लेंगे, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। उसमें ये तीनों तरह की वजूहात आ जाएंगी, उसमें ये क्या होंगी? तीनों तरह की वजूहात आ जाएंगी और मैं कोई करेक्शन अभी अपनी कैश बुक में नहीं करूंगा और मैं अपने बैलेंस को बैंक के बैलेंस के साथ रिकंसाइल कर दूंगा। एक्चुअली सिचुएशन क्या होती है, ये इमीडिएट रिकॉन्सिलिएशन कैसे होती है? One fine morning, you are an accountant and you go to office, having your new necktie and all that dressing. And while enjoying the cup of coffee in your office, you received a call from your CFO, and he said to you, "Okay, Mr. Accountant, please let me know how much is the balance with the bank today." You just open your laptop, tuck, 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 and you just find that your balance, your cash book showing a balance of rupees, say 6,80,000 in the bank. Okay? You just note that after having a sip of coffee, you just call your CFO and ask him, "Sir, the balance with the bank is 6,80,000. Okay, gentlemen, very good. And after this, your CFO called to the banker and he asked the bank manager, "Excuse me, sir, I would like to know our balance with your bank." And the operation manager told you, after seeing his passbook, that the balance in your account with the bank, what the bank is telling, is rupees 9,80,000. Now CFO will call you and ask you to come to his room. When you entered into his room, he just shouted on you, "What the hell you are doing, Mr. Accountant, here in office?" You said, "Look, sir, what happened?" He said, "You are telling that our bank balance is 680,000, whereas banker is telling our bank balance is 980,000. What is this?" From home you got education. Who teach you? Who made you an accountant? He went beyond the limit actually. And finally he will ask you, you start arguing, he will say to you, "Just shut your mouth and go to your cabin and let me know what happened."
why this is happening. And you just come to your office, and for a while, you will be thinking that 5 minutes ago, you were enjoying a cup of coffee with a nice necktie. And what happened now? You will shake your hand, and once again, you you try to open your cash book and laptop, and you will see with blinking eyes whether it is 680,000, and you will find yes, it is 680,000. And then you will call to the banker, sir, how much is our balance in bank? He tell you 980,000. Then you realize that something went wrong. Now, here is the time when bank reconciliation will play its role. You will you will call the bank statement from the bank. You will ask the bank manager to email you the bank statement for the last month, and then you start ticking the entries in your in your cash book and in bank statement. Okay, this done in cash book, yes, this is done in passbook, this done in cash book, this is done in passbook, and so on. After ticking all the bank statement, you find something. You find some of your errors. Instead of debiting rupees 50,000, you debt rupees 5,000. Instead of crediting rupees 100,000, you credited 10,000. You have omitted some of the entries which bank has passed, and you have omitted them. And then there are certain checks which you issue to the people, but those are not appearing in the passbook. And there are certain checks which people deposited with you, and those are not appearing in the cash book. So you find some of your errors, some unpresented check, and some uncollected checks. Now, the boss pressure is on your head. You immediately take a piece of paper, and just you write, this is our balance, add this, less this is my mistake, this is my mistake. So it will be added, it will be less, and this is unpresented check, add less, uncollected check, add whatever you. I will teach you how you will deal with these errors, and then you will come to the bank balance. This is immediate reconciliation. If boss is on your head, you just take the papers to his room, sir, this has happened, sir, these are two my mistake, I apologize for that, and but these 2 3 things are not my mistake, these are temporary differences, or there is one mistake by the bank. So if you want to do immediate reconciliation, you will do like this. And if you have time, your CFO said, okay, I will see you in the evening, just find out the reason and let me know what happened. Then you will correct those 2 3 errors or omission which is done by you in cash book, and you will find a new balance. Now your new balance is like, say, 7 lakh 50,000, and the remaining is some unpresented check and uncollected check. And then you will reconcile. You will first correct your cash book, make some correction or record some omission, and then you will find a new corrected balance, and you will reconcile that balance by adding or lessing unpresented uncollected check and coming to the bank balance, that is 980,000. And evening you can present that reconciliation. And again you have to tell your boss. He will ask you, gentlemen, in the morning your bank balance was 680,000, and what happened now? Your bank balance is 750,000. You need to tell him, sir, there were two of my mistakes which I have corrected. Now my bank balance is 750,000, and the remaining difference is due to these unpresented and uncollected checks. So unpresented and uncollected check will not be corrected in my cash book. So this is the whole process of bank reconciliation. Here bank reconciliation works. क्यों जी, क्लियर हुई है बात? जरा मुझे बताएं हैंड रेज करके. हम्म 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 हम्म
एमन इकबाल कहाँ है? हैंड रेज किया इसने? हाँ जी, समझ आई एमन? सॉरी, अनम्यूट करो इसको। जी एमन, समझ आ गई आपको? आई थिंक शी इज स्लीपिंग, है ना? तो ज्वाइन करके सो गई होगी। एमन समझ आ रही है आपको? हैं? अच्छा चलो, किसी और से पूछ ले। एमन तो लगता है सो गई है। सैयद अरसलान से पूछो। सैयद अरसलान। जी अरसलान। शाहजी समझ लग गई है? हैं? अनम्यूट करो यस शाहजी। सर। समझ लग यस गई है? सर। यस सर। गुड हो गया, ठीक है जी। ऑलमोस्ट सबने हैंड रेज किया, इसका मतलब समझ आई है तो हैंड रेज किया, सोया बंदा तो हैंड रेज नहीं कर सकता। ओके, ठीक है जी। नाउ comes to the second part of my discussion. There are certain terms which I use, which I'm going to use. Mute करो उसको। ओके, शीट चाहिए मुझे। मैंने आपको अनप्रेजेंटेड चेक्स में के बारे में बता दिया। मैंने आपको अनकोलेक्टेड चेक के बारे में बता दिया, इसके क्या नाम है ये भी मैंने बता दिया। मैंने आपको कैश बुक, बैंक बैलेंस को कहते हैं, हमारी बुक्स के अंदर जो बैंक कॉलम है उसे कहते हैं, वो बता दिया। पासबुक, बैंक की बुक्स में जो हमारा बैलेंस जहां मेंटेन होता है, हमारे लेजर को कहते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम आते हैं नेचर ऑफ द बैलेंस के ऊपर। नेचर ऑफ द बैलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये जो बात अभी समझाने लगा। ओके, नेचर ऑफ द बैलेंस। देखिए हमारे पास दो किताबें हैं, एक है कैश बुक और एक है पासबुक। पासबुक बैंक का रिकॉर्ड है, कैश बुक हमारा रिकॉर्ड है। ठीक है, तो हमारी बुक्स के अंदर जब बैलेंस नॉर्मल होगा तो वो डेबिट बैलेंस होगा। नॉर्मल बैलेंस का मतलब क्या होता है कि जब सिंपली कहा जाएगा, व्हेन आई टोल्ड यू, इसको यार, व्हेन आई टोल्ड यू दैट आई हैव अ बैलेंस ऑफ रुपीज 500,000 इन माई बैंक, इट मीन्स कि वो मेरा डेबिट बैलेंस है। साथ डेबिट नहीं भी बोला जाएगा तो बैलेंस को जब नॉर्मली बोला जाता है कि मेरा इतना बैलेंस है, तो इसका मतलब वो डेबिट बैलेंस ही होता है। और डेबिट बैलेंस का मतलब है मेरे बैंक में पैसे हैं। ओके, मेरे बैंक में पैसे हैं, और जब भी मैं पैसे बैंक में जमा कराऊंगा या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन होगी जिसमें मेरा बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक डेबिट होता है, और जब भी मैं पैसे बैंक से निकलवाऊंगा या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन होगी जिसमें मेरा बैलेंस कम होता है तो मेरी बुक्स के अंदर बैंक क्रेडिट होगा। ठीक है जी, ओके। तो मेरी बुक्स के अंदर नॉर्मल बैलेंस जो है वो क्या होता है, डेबिट होता है। मेरी बुक्स में क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, वो उस बैलेंस को हम क्या कहते हैं, उसे हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहते हैं। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि मैंने बैंक के पैसे देने हैं। सम टाइम बैंक अपने कस्टमर को ये फैसिलिटी देते हैं कि भाई हम तुम्हारे जितने पैसे हैं
वो तुम यूज कर लो। उसके बाद भी अगर तुमने को पैसे और चाहिए तो तुम चेक काट देना लोगों को, हम उन्हें पैसे दे देंगे और तुम्हारे नाम एक लोन खड़ा कर देंगे। यानी अब मेरे बैंक में बैलेंस नहीं है बल्कि मैंने बैंक के पैसे देने हैं, तो वो वाला बैलेंस जो है वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहलाता है, या हम उसे क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी किताब यानी कैश बुक में नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है और ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्रेडिट। ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बैलेंस मेरा एसेट है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये है कि बैलेंस मेरी लायबिलिटी है। गॉट इट? और पासबुक के अंदर क्या होगा, पासबुक के अंदर नॉर्मल बैलेंस जो है वो क्रेडिट होगा। हमारा डेबिट बैंक का क्रेडिट होता है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर, क्योंकि जब मेरा एसेट है, मेरे पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, तो वो बैंक की लायबिलिटी है। अंडरस्टैंड? और जब ओवरड्राफ्ट होगा, पासबुक के मुताबिक जब ओवरड्राफ्ट होगा तो उसकी नेचर क्या होगी, वो डेबिट बैलेंस होगा। क्यों भला? कि ओवरड्राफ्ट मेरी बुक्स में होगा तो वो क्रेडिट है, मैंने पैसे देने हैं, मेरी लायबिलिटी है। इसका मतलब क्या है, मेरे देने वाले बैंक ने लेने हैं, इसका मतलब क्या है कि वो बैंक का एसेट होगा। जो ये बात नहीं समझेगा उससे रिकॉन्सिलेशन नहीं आ सकती। हमारा नॉर्मल बैलेंस डेबिट ही होता है ना। जब आप कैश अकाउंट बनाते हैं, ये बैंक अकाउंट बनाते हैं, तो ये बैंक अकाउंट बना, डेबिट डेबिट डेबिट, ये क्रेडिट। तो जब ये बैलेंस इधर आता है तो ये कौन सा बैलेंस होता है, ये लिखा क्रेडिट साइड पर, ये डेबिट बैलेंस। और अगर ये बैलेंस इधर की बजाय इधर आ जाए, जो कि पॉसिबल है, तो फिर ये लिखा डेबिट साइड पर है लेकिन ये बैलेंस क्रेडिट होगा। जब ये क्रेडिट बैलेंस होगा तो ये ओवरड्राफ्ट कहलाएगा, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। ये कैश बुक के लिए मैंने नेचर प्रेजेंट की है और ये मैंने पासबुक के लिए नेचर प्रेजेंट की। ठीक है, कोई जमा तफरीक नहीं होनी, कोई की नहीं है इसकी कि इसको ऐड कर दो, इसको मनफी कर दो, इसको लेस कर दो, इसको जमा कर दो, इसको तफरीक कर दो। अगर आप में से कोई बी कॉम आई कॉम करके आया तो वहां को फार्मूला बनाया हुआ जमा तफरीक वाला, कोई जमा तफरीक वाला फार्मूला नहीं है। ये सिंपली कॉमन सेंस डेबिट क्रेडिट की बात है। बैंक रिकॉन्सिलेशन किताब के अंदर भी अगर किसी जगह पर कोई की दी हुई है कि जी जब ये हो तो जमा कर दो, ये हो तो मनफी कर दो, दैट इज टोटली नॉनसेंस। ठीक है, ये सिंपली क्या है, सिंपली ये कॉमन सेंस की अकाउंटिंग की एप्लीकेशन। ठीक है, वो कैसे है जब हम क्वेश्चन पे जाएंगे तो करेंगे, लेकिन ये बात अभी इसी स्टेज पे समझ आ जानी चाहिए कि कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है और हमें इसका मतलब भी पता होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमारे बैंक में पैसे हैं, तो उस वक्त पासबुक में नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। उसका मतलब ये है कि बैंक लायबिलिटी शो कर रहा है अपने रिकॉर्ड में कि हमने जुनेद सुभानी के इतने पैसे देने हैं, उसके हमारे पास पैसे हैं। और ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है, मैंने बैंक के पैसे देने हैं, वो मेरी लायबिलिटी, मेरा क्रेडिट बैलेंस है। तो जो मैंने देने हैं वो बैंक ने लेने हैं, लिहाजा वो बैंक का क्या है, डेबिट बैलेंस। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अगर किसी को ये बात क्लियर नहीं होगी तो बड़ा मसला हो जाएगा। क्यों जी क्यों साहब, मैं सही कह रहा हूं? अगर ये बात क्लियर नहीं होगी तो रिकॉन्सिलेशन नहीं आ सकती। बताएं जी, क्लियर है ये सबको? हैंड रेज करके बताएं, ये जो मैंने अभी बैलेंस के हवाले से बातें की हैं। ये सुफियान है क्लास में? इसने हैंड क्यों नहीं रेज किया था? अच्छा, हाँ जी सुफियान, समझ लगी है? सुफियान, हैंड रेज है यार, अनम्यूट करो।
सोया हुआ ये भी लग रहा है। चलो और किससे पूछ लो, हैंड रेज करें जी जिन लोगों को ये बैलेंस की नेचर वाली बात समझ आ गई। गुड हो गया, ठीक है। कि किसका माइक ऑन हुआ अब? सुफियान माइक क्यों नहीं ऑन हो रहा आपका? जी सुफियान आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। समझ जी लग हाँ। गई है जो मैंने बैलेंस की नेचर की बात बताई है और पहले जो बात की है डिफरेंस की, रीजंस की। हाँ जी, आ गई। ओके जी, ये शहीर शौकत से पूछो जी, इसको समझ लग गई है। जी शहीर, जी सर। समझ आ गई है जो बैलेंस की नेचर की मैंने बात की है? जी यस सर। ये यस अलीशा, सर, आ गई। अलीशा से पूछो। जी अलीशा समझ आ गई है? यस सर। ओके फाइन। अच्छा जी, अब आए जी जरा किताब के ऊपर। लो जी, cash is ready money for accounting purpose. Cash include money, cash in hand, cash at bank, checks, a check is an agreement. डेफिनेशन बताई हुई है, आपने रट्टे मारने इसको कि चेक क्या होता है, कैश क्या होता है। आगे चलो जी, पे ऑर्डर क्या है जी? पे ऑर्डर इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसके जरिए हम अपने पैसे किसी दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। हम अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जी ये हमसे इतने का चेक ले लें, हमें एक पे ऑर्डर बना दें। तो इट्स लाइक अ चेक। वो पे ऑर्डर जो है वो मैं लाहौर भेज देता हूँ, कराची भेज देता हूँ, वो लोग अपने बैंक में जमा करवा देते हैं तो उनको उसके पैसे मिल जाते हैं। ठीक है। बैंक ट्रांसफर, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डायरेक्टली बैंक अमाउंट ट्रांसफर करेंगे तो उसे बैंक ट्रांसफर कहते हैं। क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स मेरे से ज्यादा आप लोगों को पता है फर्क क्या होता है इनके अंदर। क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या है, आप बैंक से दरअसल उधार ले रहे हैं। क्या कर रहे होते हैं? उधार ले रहे होते हैं। और मंथ एंड के ऊपर आपको बिल आ जाता है, उतना आपने महीने में बैंक से उधार लिया होता है इन शेप ऑफ शॉपिंग फ्रॉम अल्फते, ई मार्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। मंथ एंड के ऊपर आपको बिल आता है और फिर आपको पता चलता है कि आप क्या करते रहे पूरा महीना। उस वक्त तो कार्ड दिया, यूं शोखे होके पंच कराया और आगे घर। तो वो क्रेडिट कार्ड जो है वो दरअसल एक लोन इंस्ट्रूमेंट है। और डेबिट कार्ड जो है वो बेसिकली इज एन इंस्ट्रूमेंट टू अवॉइड कैरिंग मनी। कि आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, आप पर्टिकुलरली जब आप बाहर आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो आप कैश कैरी नहीं करना चाहते, तो यू जस्ट हैव डेबिट कार्ड। आप वो डेबिट कार्ड देते हैं, यूं ही वो पंच होता है तो आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। इसका मतलब बैंक आपको लोन नहीं दे रहा, उधार नहीं दे रहा, बल्कि क्या कर रहा है, आपके अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं। तो क्रेडिट कार्ड इज अ फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और डेबिट कार्ड जो है is an instrument which facilitate us not to carry cash. ठीक है। ओके। many modern businesses now accept online payments for sale goods. ठीक है, ऑनलाइन अब आपको सबको पता है, रोज आप लॉकडाउन में तो बड़ी ऑनलाइन पेमेंट की होंगी। स्टैंडिंग ऑर्डर, यस दिस इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि हम बैंक को कह देते हैं, लाइक फर्ज करें मैं मेंबर हूं चनाब क्लब का, मैं अगर अपने बैंक को एक लेटर लिख के भेजता हूं कि भाई मेरा चनाब क्लब का हर महीने आप बिल पे कर दिया करें मेरे अकाउंट से, तो वो बैंक हर दफा मुझसे पूछेगा नहीं, हर दफा मेरे से चेक नहीं मांगेगा। वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन या स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत वो उसको वो पेमेंट कर दिया करेगा। तो जब हम बैंक को एक दफा कह दें और बैंक हमारी इंस्ट्रक्शन के ऊपर वो काम करे तो उसे स्टैंडिंग ऑर्डर कहते हैं। डायरेक्ट डेबिट का मतलब है ए मेथड ऑफ पेमेंट विच अ पर्सन पेयर अलाउज अनदर पार्टी टू कलेक्ट। ये डायरेक्ट डेबिट है कि जी आपके अकाउंट से डायरेक्ट कोई बंदा जो है वो कलेक्शन कर सकता है। ये स्पेसिफिक राइट कुछ खास लोगों को दे दिए जाते हैं। बोथ स्टैंडिंग ऑर्डर एंड डायरेक्ट डेबिट आर वेरी कॉमन मेथड्स ऑफ मेकिंग मंथली पेमेंट्स। अ स्टैंडिंग ऑर्डर अलाउज फॉर पेमेंट ऑफ द सेम अमाउंट। ठीक है, ये सेम अमाउंट की होती है आमतौर पर। अ डायरेक्ट डेबिट अलाउज फॉर द डिफरेंट पेमेंट एट ईच पेमेंट डेट। दोनों में फर्क क्या है, ऐसा सवाल वो पूछता है जो कहीं छुपा हुआ हो। ठीक है।
ऐसा सवाल वो पूछता है जो कहीं छुपा हुआ हो। स्टैंडिंग ऑर्डर एक फिक्स अमाउंट की हर महीने पेमेंट के लिए होता है फ्रीक्वेंट टाइम के ऊपर, और जो डायरेक्ट डेबिट है वो दरअसल डिफरेंट टाइम के ऊपर डिफरेंट अमाउंट के लिए इंस्ट्रक्शन होती है कि मेरे अकाउंट से ये पैसे उधर ट्रांसफर कर दिए जाएं। आगे चलो जी। हाँ जी, पोस्टिंग। पोस्टिंग आपको पता है किसे कहते हैं। तो पीरियोडिकली टोटल्स आर पोस्टेड फ्रॉम कैश बुक टू जनरल लेजर अकाउंट्स, ठीक है, ये हमें पता है कि बैंक अकाउंट में भी पोस्टिंग होती है, कैश बुक में भी पोस्टिंग होती है। रिकॉन्सिलेशन मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया, रिकॉन्सिलेशन क्या है। ऑफन द बैलेंस ऑन द कैश एट बैंक अकाउंट इज रेफर टू द बैलेंस ऑन द कैश बुक, ठीक है। कहते हैं जो बैंक अकाउंट का बैलेंस है उसे आमतौर पर हम कैश बुक का बैलेंस ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? वो एक्चुअली होता तो बैंक का बैलेंस, बैंक कॉलम का बैलेंस है, लेकिन कैश का बैलेंस उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कैश बुक के अंदर ही वो कॉलम बना हुआ होता है, इसलिए आमतौर पर उसे कैश बुक का बैलेंस भी कहते हैं। बैंक रिकॉन्सिलेशन आर यूजफुल चेक ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर कैश in principle the balance in the cash book account or cash book in the general ledger and the balance shown in the bank statement should be same, ठीक है। मैंने भी आपको पूरी स्टोरी सुनाई है कि क्या एक्सपेक्ट किया जाता है और अगर डिफरेंस आ जाए तो क्या होता है। आगे चलो जी। डिफरेंसेस की वजूहात मैंने, डिफरेंसेस एंड नीड फॉर रिकॉन्सिलेशन, मैंने आपको एक एक आइटम क्लियर कर दी इसकी, ठीक है। देन ये देखें, आइटम्स रिकॉर्डेड इन कैश बुक कैश एट बैंक अकाउंट आर नॉट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, ये अनप्रेजेंटेड चेक हो सकते हैं। आइटम्स इन द बैंक स्टेटमेंट दैट हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड, ये हमारी ओमिशन हो सकती है, कैश बुक की ओमिशन है। एरर बाय द बैंक, मैंने आपको बताया, कहते हैं बट, ये कहता है जी बट डू हैपन, ये बहुत कम होता है लेकिन इट हैपन्स। एरर्स इन द कैश बुक, हमारी गलतियां मैंने आपको बताया, वो जो मियां साहब से सुबह सुबह सीएफओ से बेइज्जती कराई हमने। आइटम्स रिकॉर्डेड इन द कैश एट बैंक अकाउंट दैट हैव नॉट येट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट, ये अब उसने बताई हुई है जिसको मैंने अनप्रेजेंटेड चेक आपको बताया। उसके अलावा भी कुछ पेमेंट्स हो सकती हैं, लाइक ये है कि आइटम्स रिकॉर्डेड इन कैश एट बैंक अकाउंट बट हैव नॉट शोन इन दी बैंक स्टेटमेंट। हाँ, ये अनप्रेजेंटेड चेक होंगे कि जो कैश बुक में मैंने शो कर दिए कैश एट बैंक अकाउंट, ठीक है, जो कि कैश बुक में शो हो गए बट नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट, बट नॉट शोन इन पासबुक। बैंक स्टेटमेंट मीन पासबुक, तो वो क्या होंगे? वो अनप्रेजेंटेड चेक होंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब उसने ये सारा अनप्रेजेंटेड को चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, और दूसरे वो क्या होंगे? अनकलेक्टेड चेक होंगे। यानी ये वो दो चीजें हैं जिसके अंदर अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनकलेक्टेड चेक्स को उसने एक्सप्लेन किया। आपने इसको एक दफा पढ़ना है। आगे चलें, ये देखें, पीछे जाओ, ये लिखा हुआ है दीज आर टाइमिंग डिफरेंसेस। मैंने आपको बताया ये टेम्परेरी टाइमिंग डिफरेंसेस होते हैं, जो कि जब चेक प्रेजेंट कर दे कोई वो रिजॉल्व हो जाते हैं, या अमाउंट कलेक्ट हो जाए या डिसऑनर हो जाए तो वो रिजॉल्व हो जाते हैं। आगे चलो जी। आइटम्स इन द बैंक स्टेटमेंट दैट हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द, कि कुछ आइटम जो बैंक स्टेटमेंट में हैं और हमारे पास रिकॉर्ड नहीं हुए, वो क्या हो सकते हैं? बैंक ने बैंक चार्जेस काट लिए, बैंक ने हमारे से इंटरेस्ट काट लिया हमारे अकाउंट से ही, या हमें बैंक ने प्रॉफिट दे दिया, हमने उसकी एंट्री नहीं की। ये सारी हमारी ओमिशंस हैं। ये भी मेरी ओमिशन है, ये भी मेरी ओमिशन है, ये भी मेरी ओमिशन है। अब पेमेंट फ्रॉम कस्टमर, किसी कस्टमर ने डायरेक्ट पेमेंट डाल दी। कुछ स्टूडेंट गया कॉलेज के अकाउंट में, यहाँ लाइनें लगी हुई थी लंबी लंबी कोरोना के बाद फीस जमा कराने वालों की, वो बैंक गया, उसने कहा यार मैं वहां डाल देता हूँ, तो मुझे तो नहीं पता चला, लिहाजा उसकी वजह से भी ये भी मेरा ओमिशन गिना जाएगा, ठीक है। बैंक ट्रांसफर, कहता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर की है, ये भी मेरा ओमिशन गिना जाएगा। बैंक माइट मेक मिस्टेक, बैंक की मिस्टेक भी हो सकती है, ये मेरी गलती नहीं है, ये रिकॉन्सिलेशन में जाएगी। ऊपर वाली सारी चीजें जो हैं ये कैश बुक की करेक्शन में जाएंगी। ये जो आखिरी आइटम है जिसमें सर्कल कर रहा हूँ, ये रिकॉन्सिलेशन में चली जाएगी। वैसे मैंने बताया इमीडिएट रिकॉन्सिलेशन में सारा कुछ रिकॉन्सिलेशन में आ जाएगा, लेकिन जो जेन्युइन रिकॉन्सिलेशन है उसमें जो हमारी एरर और ओमिशन है वो करेक्टेड कैश बुक में आएंगी, और बाकी जो बच जाएगा वन प्रेजेंटेड, अनकलेक्टेड और एरर ऑफ द बैंक, वो फिर जेन्युइन रिकॉन्सिलेशन जो बची होगी उसमें जाएंगी। नेक्स्ट, डबल एंट्री फॉर डिसऑनर्ड चेक। ये पता ही है हमें, जब हम चेक बैंक में जमा कराते हैं तो जब उधार सेल करते हैं तो एंट्री करते हैं रिसीवेबल टू सेल, ये एंट्री होती है। जब ये बंदा हमें चेक देता है तो हम एंट्री कर देते हैं बैंक डेबिट टू रिसीवेबल, और जब ये डिसऑनर होता है तो यही वाली एंट्री उलट कर देते हैं जो कि ये लिखी हुई है। वो एंट्री क्या होती है? रिसीवेबल टू
बैंक। ये बेसिकली उसने ये वाली एंट्री यहाँ लिखी हुई है ये, और जनरल लेजर में भी उसके इंडिविजुअल बैलेंस को बढ़ा लेते हैं, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एरर बाय द बैंक, बैंक की एरर्स, एरर इन द कैश बुक, हमारे से गलती हो सकती, मैंने बताया 5000 की बजाय हमने 500 लिख दिया, ठीक है। बैंक की भी गलती हो सकती है, वो भी इंसान लोग हैं। आगे चलो जी, ठीक है। पॉसिबल कॉज ऑफ कन्फ्यूजन, ठीक है। अब ये वो जो बैलेंस की नेचर है, ये वो कहता है जी पॉसिबल कॉज ऑफ कंफ्यूजन है, वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। ये जो पॉजिटिव बैलेंस है इसको हम नॉर्मल बैलेंस कहते हैं। ये कैश बुक का नॉर्मल होगा तो डेबिट होगा, पासबुक का नॉर्मल होगा तो वो क्रेडिट होगा। पासबुक बैंक स्टेटमेंट एक ही चीज के दो नाम है। नेगेटिव बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ये कैश बुक का होगा तो क्रेडिट होगा, पासबुक का होगा तो ये डेबिट होगा। आगे चलो जी, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन, बस जी यहां तक रहेंगे, कल हम बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाना शुरू कर देंगे। आगे चलो। यस, रिकॉन्सिलेशन कोई फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, हमें बकवास की हुई है, हम बनाएंगे, ये सिंपल कॉमन सेंस की बात है, ये मैं आपको बनानी सिखाऊंगा। कोई फॉर्मेट है, कोई हमने रटा रुटा नहीं मारना। पीछे चलो जी, पीछे। बस जी आपका होमवर्क यहाँ तक, एक एक लफ्ज आप लोगों ने पढ़ के आना है इंशाल्लाह ताला। मेरे साथ चलेंगे, जिस तरह कह रहा हूँ वैसे करेंगे तो मजा आ जाएगा, सारी जिंदगी रिकॉन्सिलेशन नहीं भूलेगी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप, नहीं तो कल पढ़ के आइएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हुआ तो कल इससे पहले क्लियर करेंगे, फिर आगे प्रैक्टिस पे जाएंगे, ठीक है जी। अल्लाह मियां आपको हमें अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू वेरी मच।